फैमिली में देखती हुई आई थी, तो आप क्लियर थी कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है? होटल में काम कर रही थी, वहाँ से मुझे ऑफर्स आनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा मैं और एक्टिंग। रणवीर जमाल साहब ने मुझे अप्रोच किया था। वैसे तो खैर सबसे पहले मुझे सुरैया भजिया जी ने किया अरे था। वाह, तो ये साफ गो आप बचपन से थी? इतनी ब्लंट नहीं थी, मेरे फादर की डेथ के बाद और प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आई तो बहुत ज्यादा हो गई ब्लंट। मैं तो एक बहुत ही कोई शर्मीली सी चुपचाप बच्ची थी। बस हालात के साथ साथ आपको पता है आ ही जाती हैं चीजें। अल्लाह आपकी इज्जत, जिंदगी, रिस्क, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को खुश करते हैं। ये नाराज हो गया तो हमें काम नहीं मिलेगा, दोस्ती खराब हो जाएगी, होने दें। वो अच्छे दोस्त ही नहीं है जो गलत को गलत ना बोले और सही को सही ना बोले। खुश करना है तो अल्लाह को करें आप। माशाल्लाह से यू हैव 3 सन्स। जी। आई जस्ट लव द बॉन्ड। कैसा है रिलेशनशिप आपका अपने तीनों बेटों के साथ? आजकल की जो जनरेशन है, जैसे पेरेंट कहते हैं कि जी हम दोस्त हैं, देखिए बड़ी थिन लाइन है दोस्ती और पेरेंट में, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बच्चों के दोस्त बन सकते हैं बट आप हमेशा पेरेंट ही रहेंगे, तो वो बच्चों को भूलने ना दें कि हम माँ बाप हैं आपके, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े एक्सप्लॉइटर होते हैं और बहुत बड़े ब्लैकमेलर होते हैं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ। अच्छा। डिसिप्लिन घर में, क्योंकि मेरी वालदा ने मेरे अंदर ये बात डाली है। बॉयज को पालना बहुत मुश्किल है। मैं तो लड़की थी तो मैं तो चलो काबू में आ गई, लेकिन बॉयज का आपको पता है कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बेटे बड़े कंट्रोल हैं। सिंगल मदर की गिल्ट के साथ कैसे डील करती थी आप? वो गिल्ट मैंने कभी अपने बच्चों को शो नहीं होने दिया, लेकिन आज उनको समझ में आता था कि वो जो माँ की सख्तियाँ थी, बच्चों को जो मैं रेस कर रही हूँ ना राबिया, मैं किसी के शौहरों को रेस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे उनमें ये चीजें हों। दोनों बेटों को यही कहती हूँ कि जब तुम लोग शादियां करो तो बेशक लेट करो, लेकिन एक ही शादी करना और उसी के होके रहना। लॉयल्टी बहुत जरूरी है। दुनियापुर मैं कहती हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट है राबिया, जिसमें मैं कहती हूँ कि हमने अपनी रोजी हलाल की है। अभी तो आगे अनएक्सपेक्टेड है, आप सोच भी नहीं सकते। जो एंडिंग है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है, बहुत अरसे से, मुझे बहुत अरसा भी कहना कम होगा, मैं एक बहुत लंबे अरसे से उनसे इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि बात नहीं बन पड़ रही थी, वो बिज़ी होती थी या हमारा टाइमिंग नहीं सूट कर पा रहा था। बट आज फाइनली वो हमारे साथ स्टूडियो में है। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है और हम उनको बहुत रोल्स में, बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स में देखते हैं। कभी बड़े इंटरेस्टिंग रोल्स होते हैं, कभी वो एक माँ, टिपिकल माँ भी बनी होती है, कभी एक नेगेटिव कैरेक्टर भी करी होती हैं। आजकल हम उनको दुनियापुर में और रिसेंटली हमने उनको इश्क बेपरवाह में देखा। नन में वो थी, निकाह में उनका रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग था और चीख में भी हमने उनको देखा। 2000 में उन्होंने अपना ये सफ़र स्टार्ट किया और उसके बाद थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया। अब आई थिंक 2018 से वो इंडस्ट्री में दोबारा हमें नज़र आ रही हैं और अब तो काफ़ी नज़र आ रही हैं। उनकी मदर फिल्म स्टार रोज़ीना हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत जाना माना नाम है, जिनको हमने अरमान, एहसान, इशारा और बहुत सी मशहूर पाकिस्तानी फिल्मों में देखा हुआ है। सो आज हमारे साथ साइमा कुरैशी हैं और मैं पहली बार उनसे इंटरव्यू करी हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट हर जर्नी एंड आई बीन हर फैन। सो टुडे आज उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है राबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फाइनली मैं आ गई। आई नो। और पिछला एक हफ्ता तो हम, इट वाज सो डिफिकल्ट, यू नो, वी वर बोथ ट्राइंग टू। उसके बाद तो मुझे लग रहा था शायद मैं इस पे इन्ना लिल्ला पढ़ लूँ, ये तो नहीं होने वाला। बट इतनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना आज भी हम बहुत पहाड़ सर करके आए हैं और हम बैठे हुए। इंट्रो में एक बात कहना तो मैं भूल गई कि इनको पता है ये बहुत साफ गो हैं और ये मेकअप के बगैर निकलती हैं घर से। सही इन्फॉर्मेशन है ना? देखा? एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट, शी इज लाइक, कि मुझे इंट्रो में बोलना चाहिए था बट चले सही है। शी इज लाइक आई डोंट केयर, मैं इस वक्त स्क्रीन पे नहीं हूँ, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी आपकी, मुझे बहुत मुझे मज़ा आया सुन के, बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल की जो यंग लड़कियां हैं ना, दे आर सो, ये सोशल मीडिया ने ना इतना प्रेशर डाला हुआ है, तो मुझे लगता है ये बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ। मैंने ये देखा है कि आजकल बहुत लोग स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं। क्या पहनी हुई हो, क्या शूज़ हैं, क्या मेकअप है, क्यों? मतलब मुझे तो लोग, मेरी फैमिली कहती है कि खुदा का वास्ता एक टोन लगा के, कोई फाउंडेशन की टोन लगा के। मैंने कहा नहीं, जिससे मिलना है मुझे मिले। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपनी स्किन के साथ। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। और ये कहने की ज़रूरत है क्योंकि जैसा अल्लाह ने आपको बनाया, आप कितना कुछ चेंज कर सकते हैं ना। सो इट्स टाइम एम्ब्रेस योरसेल्फ। बिल्कुल। और राबिया, दूसरा ये कि जब आप क्योंकि हमारा काम तो ऐसा कि हम हर वक्त मेकअप में होते हैं। बिल्कुल। तो अब जब हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं तो मुझे मेकअप से मैं इतनी दूर होती हूँ। और दूसरा ये कि आपको आपका जो अपना फेस है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो लोगों के लिए वो भी एक डराना भी तो नहीं है ना लोगों को, भाई बता दें हम ऐसे ही हैं। तो हमें उसमें ज़्यादा हूँ कि भाई देख लो बस हम ऐसे ही हैं। और आपकी स्किन को भी थोड़ा ब्रीदिंग टाइम चाहिए होता है, मुझे लगता है। एंड आई थिंक जितना हम लोग ऐसी बात करें ना, अपने आप को एक्सेप्ट करें, उतना ही जो लोग
हमें सुन रहे हैं शायद उनमें से किसी एक को हिम्मत आ जाए कि आज यार आज मेकअप के बगैर बट प्रेजेंटेबल होके निकले, कोर्स प्रेजेंटेबल होके निकले, हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है झाड़ झंकार में कि राबिया और साइमा कह रही थी, हाँ नहीं, ऐसा ना हो जाए। प्रेजेंटेबल होके निकले, जिससे मिलना है वो वैसे भी मिलेगा आपसे, Seriously, जरूरी नहीं है आप, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, हाँ। ब्रांडेड बैग्स, आपके मेकअप, आपका स्टेटस, इससे कुछ नहीं होता, जिसने रिश्ता रखना है वो रखता है। बल्कि जो लोग इसलिए मिल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए इससे पहले कि वो ऐसा मुकाम आए कि वो आपको सोचे। मैं इसीलिए सोशलाइज नहीं करती हूँ राबिया, बहुत कम, मेरे कुछ गिने कुछ चुने फ्रेंड्स हैं, बहुत कम उनके साथ कभी कॉफ़ी पे चली गई, कभी उनके घर गेट टुगेदर है या मेरे घर आ गए वो लोग, बट आप मुझे वैसे नहीं देखेंगी सोशलाइज करते हुए, बिकॉज मैं नहीं चाहती। तो ये साफ गो आप बचपन से थी या फिर एक ज़िंदगी में आके आपने सोचा यार बहुत हो गया, नाउ आई कांट टेक इट, मैं तो जो हूँ वही बोलूँगी? बचपन से भी आप कह सकती हैं, लेकिन इतनी ब्लंट नहीं थी। मेरे फादर की डेथ के बाद और चीज़ें जब इतनी सारी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आई तो बहुत ज़्यादा हो गई ब्लंट। मैं तो एक बहुत ही कोई शर्मीली सी एक चुपचाप बच्ची थी जो घर में अकेले ब्रॉटअप हुआ, जिसका कोई बहन भाई नहीं था, तो इतना कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं। तो आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ साथ जब चीज़ें समझ आई तो खुद ही एक आदमी निकल कर आ गया अंदर से कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी ब्लंट हूँ। तो बस हालात के साथ साथ आपको पता है आ ही जाती हैं चीज़ें, हालात आपको खुद अपने आप को डिस्कवर करवा देते हैं, और ज़रूरी है आपको ब्लंट होना, क्योंकि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उसमें आपका ब्लंट होना बहुत ज़रूरी है। वो दौर नहीं रहा अब। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो बल्कि एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जो गलत है उसको गलत बोलें, चाहे आपको कोई भी प्राइस पे करनी पड़े, और जो सही है वो सही है। सही बात है, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती इस चीज़ के साथ कि भले उसमें जो भी नुकसान होता है हो जाए, राज़िक अल्लाह है, तो गलत को गलत ही बोलना चाहिए। आई थिंक वो थिंकिंग हम कर लेना कि एट द एंड सामने वाला इंसान नहीं, अल्लाह आपकी इज्जत, ज़िंदगी, रिस्क, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो शायद हमें ज़्यादा तवक्कल और स्ट्रॉन्ग। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को खुश करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार ये नाराज़ हो गया तो हमें काम नहीं मिलेगा, ये नाराज़ हो गया तो हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, होने दें। आप वो अच्छे दोस्त ही नहीं है जो गलत को गलत ना बोलें और सही को सही ना बोलें। ट्रू ट्रू, तो सही बात है। खुश करना है तो अल्लाह को करें आप, जो आपके मसले हल करेगा। तो एक्टिंग शुरू से फैमिली में देखती हुई आई थी, तो आप क्लियर थी कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है, या पहुंच गई ऐसे ही? इरादा कभी नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। सीरियसली? हाँ, इरादा नहीं था आपका? बिल्कुल भी नहीं था। मैं लोग पता नहीं इस बात को यकीन माने नहीं माने, लेकिन सच में तो मैं तो, लेकिन जब अम्मी को देखा, आसपास चीज़ें देख रही थी, तो उससे नहीं हो रहा था कि यार मुझे भी यही करना है? राबिया बात क्या है कि अम्मी की जब शादी हुई थी ना, तो अम्मी की शादी के बाद, मेरे पैदा होने से पहले अम्मी इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। अच्छा, ओके। तो मैं जब पैदा हुई और जब मेरा जो अपब्रिंगिंग हो रहा था, तो मैंने तो वो माहौल देखा ही नहीं इंडस्ट्री का कि कोई आ रहा है जा रहा है, फिल्मी दुनिया, पार्टी। लेकिन उनकी वीडियोस वगैरह भी आपने, या कुछ भी फिल्म्स या उनका सब देखा है, मूवीज देखी हैं, और लोग पहचानते तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वालदा का बहुत बड़ा नाम है, तो वो तो हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन इंस्पिरेशन मैंने अपनी वालदा से भी नहीं ली, क्योंकि मैं तो एक्सीडेंटली आई जस्ट गॉट इनटू दिस एक्टिंग। मेरा तो कोई प्लान नहीं था। कैसे एक्सीडेंटली, क्या हुआ? मैंने तो अपना एजुकेशन कंप्लीट की, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, फिर मैं एक होटल में काम कर रही थी। अच्छा। वहाँ से मुझे ऑफर्स आनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा मैं और एक्टिंग, अगर मुझे लोगों किसी ने आपको देखा कहीं और वहाँ से तनवीर जमाल साहब ने मुझे अप्रोच किया था। वैसे तो खैर सबसे पहले मुझे सुरैया बजिया जी ने किया था। जी, सुरैया बजिया ने मुझे बुलाया, तो हम डरते इतना थे क्योंकि मेरे वालिद, मेरी वालदा से उनकी हर चीज़ दोस्ती, मिलना जुलना, तो हम चले गए। तो मैं गई तो पीटीवी का एक मेरा पहला सीरियल था तस्वीर, उसमें तो दुनिया जहाँ के आर्टिस्ट। और ये किस साल की बात है? तो ये है 99 की। 99 जी, 99 मैंने एक ये किया, उसके बाद मैंने तो कानों को हाथ लगाया। वो हुआ ऐसे कि बदतमीजी कह लें मेरी, और मैं छोटी भी थी, मुझे नहीं पता था एक्टिंग का, नहीं पता था मुझे। मैं होंगी कोई आई डोंट नो 16-17 इयर्स। हाँ, दैट्स वेरी यंग। या तो मैं गई तो पीटीवी का पूरा माहौल चीज़ें, अब वहाँ पे ज़ाहिर है, अब एक्टिंग तो पेशेंस का नाम है ना। मैंने कहा ये तो इतना टाइम हो गया, हमारा सीन ही नहीं हो रहा। मैं इतने सारे कपड़े लेकर गई, मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, इतना टाइम। तो सुरैया बजिया ने कहा बेटा इतना ही टाइम लगता है। अब मेरे अंदर तो पेशेंस थे ही नहीं। एक दिन तो मैंने कर लिया, दूसरे दिन आई फिर वही, बैठी हूँ जी, सीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो ना बजिया जी से मैंने ना खुदाफिज किया, मैंने अपना बैग उठाया, मैंने अपने कपड़े उठाया और मैं निकल गई बगैर खुदाफिज के।
उसके बाद जो मेरी क्लास हुई है, बजिया ने कहा ये क्या था, मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। तो कहते हैं बेटा ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको कंप्लीट करना है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, आप, मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो नहीं कर सकती। वो मैंने छोड़ दिया भाई। अच्छा। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती, ये तो बहुत ही सब्र और सुकून वाला काम है। वो फिर मैंने पूरा साल जो है वो ब्रेक लिया। फिर 2000 में मैंने, इसी दौरान मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। फिर मैं फ्रंट डेस्क पे खड़ी हुई थी तो तनवीर जमाल साहब आ रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मुझे करने दें आप। मुझे मत तंग करें। मुझे मत तंग करें। कह रहे नहीं मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, तुम आ जाओ बस। उन्होंने मुझे वो एक जलते सूरज के नीचे एक ड्रामा था, ओके, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा अगर मैं एक्टिंग में फेल हो गई तो पता चले मैं नौकरी से भी गई, एक्टिंग से भी गई, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? कह रहे तुम आओ। तो वो मैंने फिर तमीज़ और तमीज़ के दायरे में स्टार्ट किया और तमीज़ के दायरे में ख़त्म भी किया। बस उसके बाद फिर लाइन लग गई तो फिर मैंने काम स्टार्ट। फिर आप आदी भी हो गई कि मैं वेट कर सकती हूँ। हाँ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा नहीं बेटा, अगर काम करना है तो ये तो तुम्हें सब्र का घूंट तो पीना तो पड़ेगा। मज़ा आना शुरू हुआ एक्टिंग में? हाँ, मज़ा आना, लेकिन ये कि बहुत मेहनत का काम है। जो लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये तो ये है और वो तो वो है, जो क्रिटिसाइज इतनी इजीली करते हैं, हम लिटरली एक मजदूरी है। 12 घंटे की जॉब आसान नहीं होती। मैं कहती हूँ भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकती। बहुत तो ख्वारी का जिंदगी काम में है मैंने कपड़े नहीं इतने बदले जितने हम सेट पे कपड़े बहुत बदलते ख्वारी हैं। का काम है। बहुत ख्वारी का काम, क्योंकि मेंटली फिजिकली आप इतने ज़्यादा एग्जर्ट कर जाते हैं, क्योंकि आप वो होते नहीं है ना, आप वो कैरेक्टर ही नहीं है जो आप प्ले कर रहे हैं, तो आपको उसमें ढलना पड़ता है, वो एनर्जीज लानी पड़ती हैं। तो आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके, मतलब एंड में जो डे का जो एंड होता है, मैं तो जब घर जाती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती, क्योंकि आप इतनी थकी भी होती होता है, तो यू जस्ट वांट टू बी ऑन योर ओन। तो अम्मी ने देख के कुछ कहा? अम्मी कभी खुश नहीं थी। अम्मी कभी भी इस फेवर में नहीं थी। लाइक नहीं भाई क्या पूछ रही हो? अम्मी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है जाने की इससे। मैंने कहा अम्मी अब क्या करूं, फिर मैं जॉब मैं कर नहीं सकती। तो कहने की देख लो, मैं तो अम्मी का दरअसल काफ़ी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी का एक उम्र का एक हिस्सा इंडस्ट्री को दिया। फिर मेरे जब वालिद साहब की डेथ हुई तो इंडस्ट्री ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया अम्मी के साथ, तो अम्मी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, तो अम्मी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होकर घर में थी। तो अम्मी ने कहा मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि ये आज तुम्हारे हैं तो कल किसी और के हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है, जब तक मेरे हैं हम करने देते हैं काम, कोई खैर है। लेकिन उन्होंने आपकी एक्टिंग पे कुछ बोला कभी? हाँ, अम्मी पसंद करती हैं मेरा काम बहुत। अम्मी तो कभी क्रिटिसाइज करती नहीं। मैंने कहा अम्मी ज़रा कुछ बुराई भी ढूंढा करें, यहाँ देखिए माएँ तो ऐसी होती हैं राबिया। लेकिन मैं अम्मी से कहती हूँ कि आप इतनी बड़ी स्टार, इतनी बड़ी आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आप कहीं तो कीड़े निकालें कि तुम ऐसे कर देना। नहीं बहुत अच्छा कर रही हो, बेहतरीन, अच्छी ड्रेसिंग, हर चीज़। वो कभी कुछ कहती नहीं है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आसान था काम मिलना, फिर आपको आराम से ऑफर्स हो रही थी, और डिड यू हैव टू स्ट्रगल? राबिया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब भी मुझे काम मिला है घर बैठे बैठे ही मिला है। Okay, that's good. क्योंकि मेरे वालिद साहब का भी बहुत नाम था, इंडस्ट्री में ही थे वो भी, और साउंड इंजीनियर थे। मेरी वालदा इतनी बड़ी फिल्म स्टार। लेकिन वही बात आती है कि अगर आपका टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट के बेस पे ही आपको काम मिलेगा, चाहे आप किसी के भी बच्चे हों। क्योंकि अब इतना दौर चेंज हो गया है कि अब वो जान पहचान वाला चक्कर नहीं है। दरअसल हमारी इतनी छोटी स्क्रीन है कि हम जो छोटी स्क्रीन पे अपना टैलेंट शो कर सकते हैं वो उसी पे चल सकते हैं हम। मगर हम अब मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैं इनकी बेटी हूँ, मैं उनकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप टैलेंटेड हैं और आपको काम आता है तो फिर आपको कोई काम देने से रोक नहीं सकता। ये मैं कहती हूँ, मेरा बिलीव है ये। आज नहीं तो कल लोग मानते हैं इस बात। सही बात है। ये तो है, इवेंचुअली टैलेंट ही सर्वाइव करता है। कोई एक पहला चांस दे देगा, लेकिन उसके बाद आगे आपका टैलेंट ही आपको लेके जाएगा। चाहे आप कितनी खूबसूरत हैं या आप कितने हैंडसम हैं, जब अगर आपके पास काम नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, तो आप नहीं चल सकते आगे। माशाल्लाह से यू हैव 3 सन्स। जी, मैंने आपकी उनके साथ, स्पेशली दानियाल के साथ वीडियोस देखी हैं। आई जस्ट लव द बॉन्ड। वो इतने कोई प्यारा रिश्ता है आप दोनों का। उनके साथ ही देखिए, बाकियों के साथ तो मैंने पिक्चर्स ही देखी हैं जी। तो जिस तरह वो आपको ना एक जगह उसने हग भी कर रहे हैं दानियाल आपको, तो बहुत ही क्यूट देखकर माशाल्लाह मुंह से निकलता है फौरन। माशाल्लाह जी। सो कैसा है रिलेशनशिप आपका अपने तीनों बेटों के साथ? कितना मुश्किल होता है कि चूज़ करें कि आप पेरेंट बनेंगे या आप दोस्त बनेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं राबिया, आजकल की जो जनरेशन है, जैसे पेरेंट कहते हैं कि जी हम दोस्त हैं। देखिए, बड़ी थिन लाइन है दोस्ती और पेरेंट में, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए।
आप बच्चों के दोस्त बन सकते हैं, बट आप हमेशा पेरेंट ही रहेंगे। तो वो बच्चों को भूलने ना दें कि हम माँ बाप हैं आपके, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े एक्सप्लॉइटर होते हैं और बहुत बड़े ब्लैकमेलर होते हैं। ये मैं ऐसा वैसा तो तीनों में से कौन है ज्यादा? छोटा वाला तो मेरा 12 साल का है, तो वो अभी जब वो हो रहे हैं उस एज पे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप ना कह सकती होंगी उसको। नहीं, वो तो मेरा बहुत लाडू है, वो तो मेरा बहुत मैं लाडला ये मुझे बच्चा पता है, है। मेरी बहन का जो सबसे छोटा वाला बेटा है ना, उसको ना नहीं कह सकती। बड़ा वाला कुछ भी कर ले उसको हाँ नहीं होती, छोटा वाला कुछ भी कर ले उसको ना नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ राबिया, मैंने तीनों को कभी ना नहीं बोली है, लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ पे हाँ बोली है। लेकिन हाँ, वो बहुत छोटा है, लेकिन मेरे दो जो हैं दानियाल और कबीर, वो बड़े ब्लैकमेलर्स हैं। और अब मैं उनको समझ गई हूँ कि कहाँ वो ब्लैकमेल मुझे करते हैं, तो बस फिर वहाँ मैं उनको खिंच के रखती हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ताल्लुक, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ। अच्छा, शुरू से लगता तो नहीं है बिल्कुल नहीं राबिया, भी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत डिसिप्लिन घर में, क्योंकि मेरी वालदा ने मेरे अंदर ये बात डाली है कि सफाई सुथराई, अपनी चीज़ें संभालो, और अगर आपने किसी के साथ कोई जिसे कहते हैं कमिटमेंट किया हुआ तो उसे पूरा करो, और क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल, सोना टाइम पे, और अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं निकलना। तो वही चीज़ मैंने एक हद तक अपने बच्चों को दी है। बॉयज़ को पालना बहुत मुश्किल है। मैं तो लड़की थी तो मैं तो चलो काबू में आ गई, लेकिन बॉयज़ का आपको पता है कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बेटे बड़े कंट्रोल्ड हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि आप बहुत सख्त माँ हैं, लेकिन दानियाल के साथ तो बड़ी अच्छी दोस्ती है। आई एम श्योर कबीर बड़ा के हो साथ गया ना, तो ये कैसे मैनेज कैसे? अब बड़ा, लेकिन वो एक डिस्टेंस आ जाता है ना जब माँ बाप इतने सख्त हो या कुछ, वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो ये बैलेंस कैसे, क्या एक दो टिप्स आप देंगी माँ बाप को? देखिए कि किस तरह बैलेंस रखें, जो आपने कहा है ना कि मैनिपुलेटर्स होते हैं बच्चे बड़े, बिल्कुल, तो कैसे बैलेंस कैसे रखें? दानियाल को मैंने एज ए सिंगल पेरेंट पाला है, और मेरी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी। तो समझे मैं और दानियाल हम साथ बड़े हुए हैं। अब दानियाल जब बड़ा हो रहा था तो मैं भी उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि माँ किस तरह, क्या तरीका कार होता है। अब वो बहस करता था तो मैं उससे डबल बहस करती थी, तो हमारी लड़ाई हो जाती थी। मैं कहती थी चुप 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 रहो चुप रहो, तो वो मुझे समझाने की कोशिश करता था। तो आज हम दोनों साथ बैठते हैं, तो इनफैक्ट काफ़ी मॉर्निंग शोज़ में भी उसने ये बात की है कि मामा के साथ जब मैं बात करता था, मामा बहस करती थी तो उससे लड़ाई बढ़ जाती थी, तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते थे। ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ जब मैं भी मैच्योर एज में आई, समझ में आई चीज़ें, तो मैं उसको अंडरस्टैंड करने लगी। तो जितना मैंने उन पर सख्ती की है ना राबिया, मैंने उनको उतना डबल ट्रिपल प्यार भी दिया है। मैंने इतना लेवरेज भी दिया है उनको। और दानियाल तो मेरा समझें बेटा बाद में दोस्त है, उससे हर अच्छी बुरी बात, और कभी कभी तो मैं उससे कहती हूँ यार बताओ अब मशवरा दो, अब क्या करना है, मतलब मशवरे भी मैं उससे मांग रही होती हूँ। तो वो इतने अच्छे अच्छे मुझे एडवाइस करता है कि आप मामा ऐसे कर लें। Such a blessing. इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी जो दूसरे नंबर पे है ही 17 माशाल्लाह, वो भी मेरा बिल्कुल दोस्त है। लेकिन दोस्ती के साथ साथ मैं उस पर शेर की निगाह भी रखती हूँ, और उसको पता है जब मुझे गुस्सा आता है तो बस फिर ना पूछे फिर तो शैतान भी भागता है कि कहाँ भागना है। लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी मैंने मारा नहीं है। Really? कभी नहीं मारा। तो फिर कैसे कंट्रोल किया? बस मेरी आवाज़ और मेरा वो जो एक अंदर से जो दौरा पड़ता है मुझे, और जो मैं बच्चों को झंझोड़ देती हूँ ना, वो बहुत डर जाते हैं। तो वो रोब रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो भी मुझे सुन रहा है, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सारे पेरेंट को ये बोलूँगी कि अपने बच्चों को ना सुनने की आदत डालें। हर वक्त हाँ कहने में बच्चा बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फिर जब आप बच्चे को ना बोलते हैं ना, तो बच्चा यूँ देख रहा होता है, ना ये कैसे आपने बोल दिया। तो बच्चों को ना सुनने की आदत बहुत ज़रूरी है डाल। लेकिन मैंने बच्चों को बहुत सख्ती से पाला है। सिंगल मदर की गिल्ट के साथ कैसे डील करती थी आप? सिंगल मदर की क्योंकि आप जो ना बोलने की बात कह रही है ना, जो मैंने जितना देखा है, जो मुझे लगता है, तो सिंगल मदर्स के लिए तो गिल्ट उन्हें ना कहने नहीं देती है। कॉम्पनसेट करती रहती थी उनको, कॉम्पनसेट करती थी, लेकिन वो गिल्ट मैंने कभी अपने बच्चों को शो नहीं होने दिया। लेकिन आज उनको समझ में आता था कि वो जो माँ की सख्तियाँ थी, आज वो क्योंकि मैंने अपने जो बच्चों को जो मैं रेस कर रही हूँ ना राबिया, मैं किसी के शौहरों को रेस कर रही हूँ, किसी के हस्बैंड्स को रेस कर रही हूँ। मेरे जहन में ये है, और बहुत पहले से है। क्योंकि जब उनकी बीवियाँ आएंगी तो वो ये कहेंगी कि आपने तो एक बिगड़ी हुई चीज़ लाके अब हमें दे दी है, और अब आप हमसे कह रही हैं कि आप इसके साथ डील करो। तो मैं वो नहीं चाहती। तो मैंने बच्चों को जो जितना स्ट्रिक्ट माहौल में
और जो डिसिप्लिन मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, आई एम श्योर कि वो आगे अपनी बीवी के साथ अच्छे चलेंगे, अपने बच्चों के साथ अच्छे चलेंगे। तो वो एक टाइम होता है जब आपको बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब आके मेरे बच्चे समझते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने। दे वैल्यू, हाँ, क्योंकि वो बिगड़ जाते फिर और कुछ क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपके जहन में हैं, जो आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट में है कि यार मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे एज मर्द उनमें ये चीज़ें हों जो आपको शायद अपने आसपास मर्दों में कम नज़र आती हैं? मैं अपने बच्चों को दोनों बेटों को यही कहती हूँ कि जब तुम लोग शादियाँ करो तो बेशक लेट करो, लेकिन एक ही शादी करना और उसी के होके रहना। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। और जो आजकल लॉयल्टी जो आपको लॉयल्टी बहुत महंगी है, जो आजकल कहीं नहीं मिलती और कोई अफोर्ड भी नहीं करता। लोगों को पता ही नहीं है लॉयल्टी क्या होती है। और अगर आपको दोस्तियाँ करनी है, रिलेशनशिप्स रखने हैं, तो फिर आप शादियाँ ना करें। तो मैं बच्चों से कहती हूँ तुम लोग करो रिलेशनशिप्स, दोस्तियाँ करो, लेकिन जब शादी करो तो फिर उसी के रह के उसी के साथ करो, ताकि ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी फिर बहुत फैमिलीज़ और बहुत सारे रिश्ते तबाह होते हैं। वो क्योंकि मैं देख चुकी हूँ अपनी लाइफ में, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो। तो मैंने अपने बेटों को यही कहा है, मैंने कहा भी वो जो एक खुर्राट किस्म की माँ जो अभी बेचारी सो गई है, मैंने कहा अगर तुमने उस वक्त भी हरकत की तो इतने छित्तर पड़ेंगे, मैंने कहा याद रखना, तो सोच समझ के शादी करना। तो इसीलिए ज़रा वो अब ज़रा कहते हैं हाँ याद है, तो याद दिलाती रहती हूँ मैं। जाहिर है रिस्पेक्ट के बगैर तो कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता राबिया, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपकी दोस्त हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, रिस्पेक्ट तो आई थिंक बेसिक है। तो आप चाहती हैं कि उन लोगों को ये अवेयरनेस हो कि वो अपने आसपास, स्पेशली औरतें जो उनकी ज़िंदगी में आए, उनको बहुत औरतों के साथ साथ जो उनकी बीवियाँ आएंगी उनके घर वालों की इज्जत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मर्द ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारे माँ बाप की इज्जत करें, तो उनके भी तो माँ बाप है ना, वो भी तो अपना सारा सेटअप छोड़ के आती हैं। तो मर्द क्या देता है, नाम और रोटी, तो वो तो पता नहीं अपनी ज़िंदगी में वो रोटी और नाम तो अपने उनके बाप के घर भी मिल रहा था, तो तुम ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो जिसके ऊपर तो बिल्कुल सही कह रही है, ये बात मैंने नहीं सोची। बिल्कुल आप सही कहिए, रोटी बल्कि वो 2 रोटियां आपने ज्यादा खाती थी अपने बाप के घर में, तुम्हारे घर में शायद 1 रोटी खाती होगी, और तुम नाम दे रहे हो, लेकिन और क्या ऑफर कर रहे हो? वो तो तुम्हारी नस्ल चला रही है, तुम्हारी औलाद तुम्हारी नस्ल को बड़ा कर रही है, तुम्हारे ख़ानदान को बढ़ा रही है, तो तुम क्या ऑफर कर रहे हो उसको? तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और जितने एक्सपेक्टेशंस मेरे बच्चों को अपनी बीवियों से है, उनकी बीवियों को भी उतनी एक्सपेक्टेशंस होंगी तुमसे। तो मैं यही कहती हूँ कि शादी से पहले तुम लोग एक क्लास ले लेना अपनी, कि करना क्या है ज़िंदगी में। एक लाला लैंड नहीं है शादी, ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है और बहुत मुश्किल लाइफ है, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सही बात है। क्योंकि फिर वो औरतों को भी ये शिकायत हो जाती है, यार तो शादी से पहले तो तुम ऐसे थे, अब ऐसे। ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है, इतनी प्रैक्टिकल लाइफ है, ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज आप एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, रिस्पेक्ट के साथ जा रहे हैं, तो फिर कोई चीज़ और मैटर नहीं करती। ट्रू, सही कह रही हैं आप। तीनों की कोई एक बात बताएं जो आपको बहुत पसंद है, तीनों बेटों की पसंद है। हाँ, और यू फाइंड इट वेरी क्यूट, या आपको आपके दिल के बहुत करीब है वो चीज़? दानियाल मेरी तरह है, वो भी ब्लंट है, बोल देता है, लेकिन वो मेरा ख्याल से मुझसे ज़्यादा समझदार है। मेरा बड़ा बेटा जो है। दानियल को पता है आप ऐसा सोचती हैं उसके बारे में? हाँ। या जो पहली बार सुन रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं राबिया, मुझे भी इस बात की हैरत होती है कि मेरा बेटा दानियाल मुझे इतना अंडरस्टैंड करता है कि आप यकीन करो कि जब मैं उसको मैसेज करती हूँ ना, उसको पता लग जाता है क्या बात है। मैं कहती हूँ क्या हाल है बेटा, या कोई ऐसा मैसेज किया, हेलो बेटा, आगे से जवाब आता है क्या बात है, क्या टेंशन है, ठक फोन आ जाएगा। Oh God. क्या टेंशन है बेटा, नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो इतना अंडरस्टैंड करता है मुझे। सीन यू ना, इसलिए हाँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा कोई क्लोज फ्रेंड भी मुझे इतना अंडरस्टैंड नहीं करता जितना मेरा दानियाल करता है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और मेरा जो दूसरे नंबर पे जो बेटा है वो माशाल्लाह, कबीर की बात करिए आप। कबीर की बात करिए, वो बहुत साबिर बच्चा है। बहुत साबिर बच्चा है, खामोश रहता है, और बड़ा कुछ चल रहा होता है उसके जहन में, दिल और दिमाग में तूफ़ान आया हुआ होता है, लेकिन आप उसका चेहरा देखेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि परेशान है, बस वो पी जाता है। बहुत सब्र करता है, नहीं मामा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस 2-4 दिन बाद फिर बताएगा मामा उस वक्त ये बात मैं इतना परेशान था, वो ये बात थी। लेकिन मेरे बच्चे मुझे अंडरस्टैंड बहुत करते हैं, जो कि मैं कहती हूँ इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सही बात कि मेरे बच्चे मुझे अंडरस्टैंड करते हैं।
एंड दे नो व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। हाँ, मतलब दे नो मी वेरी वेल। मैं कहती हूँ इससे बड़ा रिवॉर्ड माँ के लिए कुछ नहीं हो सकता, कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, माँ परेशान बैठी है, बच्चे गुजर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। हाँ। तो वो मेरे लिए अगर इतना भी फील करते हैं, मैं कहती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। ट्रू। और सबसे छोटा वाला? छोटा वाला तो बड़ा वो तो मतलब समझे, उसके साथ वो बहस में मास्टर है, और वो अपनी बात वो मनवाता है, एज भी ना। ऐसी है, वो अपनी बात मनवाता है। अच्छा, बस उसके साथ मुझे ज़रा गिव अप करना पड़ता है। जब वो बहस कर रहा होता है तो मैं उसको देखती हूँ और फिर मैं चुप हो जाती हूँ, और मैं उसके साथ ज़रा थोड़ी एक्टिंग भी कर लेती हूँ कि मतलब तुमने मुझे हर्ट कर दिया है। तो आता है आप नाज नखरे उठवाती हैं? नाज नखरे उठवाती हूँ, फिर वो आता है, बड़ा मुझे गले शले लगाता है, बड़ी हगी शगी किची विची करता है, फिर मुझे कहता है मामा सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपसे थोड़ी सी बदतमीजी कर ली। ठीक, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर 15-20 मिनट बाद कोई बहस होती है, फिर वो वहीं आके खड़े हो जाते हैं। बस वो यही उसका यही तो चक्कर है। दानियाल और कबीर शिकायत नहीं करते कि इसको तो आप इतना कर रही हैं, हमें तो आप ऐसा नहीं करते? बहुत प्यार करते हैं छोटे चलो, वाले से, that's क्योंकि so वो nice, छोटा है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। उनमें एज डिफरेंस है। तो दानियाल में और मेरे छोटे वाले में 16 इयर्स का डिफरेंस है। Okay. दानियाल में और कबीर में 12 साल का डिफरेंस है। तो दानियाल बहुत समझता है उनको, और बहुत अच्छा बच्चा है। मेरे तीनों बच्चे मेरे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। माँ बाप सीख सकते हैं बच्चों से कुछ, जैसे जैसे बड़े होते हैं। Yes. आपने क्या सीखा? मैंने अपने कबीर से सब्र सीखने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं। मैं और सब्र दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरी तो आपको पता है आदत ऐसी है कि मेरे तो पेट में इतना दर्द शुरू हो जाता है कि वो कुछ होना तो मैं टहलना, वो कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं हाँ बोल दें, आप बोल दें, मुझे पता है आपको सब्र नहीं हो रहा, तो मैं बोल देती हूँ। वो मैं नहीं सीख सकती। नहीं हो सकता। बाकी दानियाल से मैं ये सीखती हूँ कि मेरा बच्चा, मैं बहुत फ़ौरन जवाब दे देती हूँ। वो ज़रा सब्र से सोच के समझ के जवाब, मैं नहीं देखती सामने कौन खड़ा है, मैं फ़ौरन जवाब दे देती हूँ। तो मैं आज अपने तीनों बच्चों को देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि यार मेरे बच्चे किस पे चले गए। माशाल्लाह इतने समझदार। तो चलो मैं कहती हूँ कम से कम इतनी सख्ती का कुछ तो फ़ायदा हुआ कि मेरे बच्चे समझदार हैं। हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे जो हेल्थ से रिलेटेड थी, कि जब लड़कियों की शादी यंग एज में हो जाती है एंड व्हेन दे बिकम अ मदर, प्रेग्नेंट होती हैं, वो खुद इतनी छोटी होती हैं, तो उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं और फिर बिकमिंग अ मदर एट दैट यंग एज, वो सब चीज़ें हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी, बिकॉज आप खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, यू नो, आप दानियाल बहुत छोटी एज में दानियाल आपके पास आया, तो क्या मेंटली एक लड़की किन चीज़ों से गुजर रही होती है और कितना मुश्किल होता है समझना, उसको डील करना? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि जो बच्चियाँ कुछ बनना चाहती हैं उन्हें बनने दें। क्योंकि अगर आप उनके गोल्स को, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट ये सोचते हैं क्या करना है बन के, क्या करना है इतना पढ़ के, शादी तो करनी है, हांडी चूल्हा तो करना है। नहीं, आपको नहीं पता, बुरा वक्त कह के नहीं आता। बच्चियों को आप पढ़ाएं, उनको इंडिपेंडेंट करें, फिर बेशक आप शादियां करें। अल्लाह ना करे कल को कोई ऊंच नीच होती है तो वैसे भी माँ को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को रेज़ माँ करती है, बाप तो घर से बाहर होता है। तो शऊर माँ को आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तो माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर आप बच्चों की शादियाँ कर तो देते हैं यंग एजेस में, होता ही है कि उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि यार हमें तो ये बनना था। फिर वो ससुराल चली जाती हैं, फिर ससुराल वालों को खुश करना, शौहर को खुश करना, फिर वो अनप्लान्ड बेबी हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आई थिंक बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाती है लड़की, जो मेरे साथ हुआ। तो वो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। तो वो तो बहुत टाइम के बाद, जब बच्चे आपके 7-8 साल 9-10 साल के होते हैं, तो लड़कियां जाके थोड़ी सी स्टेबल होती हैं कि अच्छा ये हुआ था मेरे साथ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। और जो फिज़िकल चेंजेस हो रहे थे, मुझे लगता है हम ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं कि वो एक लड़की, वो एक बच्ची है, आप उसको शादी करके ना सिर्फ एक नए घर में भेज रहे हैं, बल्कि अब वो जिस फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी, उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना, फिर एक छोटा सा बेबी, वो खुद छोटी है, उसके हाथ में आ जाएगा। तो यू नो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है जो माँ बाप सुन रहे हैं को ज़रूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, और इट्स हाई टाइम। अब बच्चियों की, मेरे ख्याल से तो अब बहुत अच्छा टाइम आ गया है कि मैं ये देखती हूँ कि लड़कियाँ आजकल बड़ी इंडिपेंडेंट होकर सोच रही हैं कि नहीं जी हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है ज़िंदगी में।
तो शादी इज़ नॉट द ओनली गोल जिसको आपने अचीव करना है, हो जाएगी शादी भी, और अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल से आप मेंटली और मॉरली एंड लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो फिर जाके अगर आप शादी करें तो अच्छी बात है, अगर दोनों मियाँ बीवी भी कमा रहे हैं तो कोई इसमें हार्म नहीं है। लेकिन ये कि लड़कियों को, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि घर की औरत को खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो घर की औरत खुश है तो वो अपने एनवायरनमेंट में, इर्द गिर्द में सबको खुश रखे। सही बात है, हाँ। अगर वो खुश नहीं है तो फिर आप ज़िंदगी गई। और माँ खुश होगी तभी तो बच्चों को वो अच्छे से कर सकेगी ना, वरना वो खुद उसकी जितना टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी है वो बच्चों पे ही निकलेगा। ऑब्वियसली क्या करेगा, क्योंकि आजकल इतनी फास्ट लाइफ है कि एक आदमी के घर में रहने, मतलब एक आदमी अगर घर चला रहा है तो ज़िंदगी नहीं गुजरती है। वो भी हस्बैंड भी यही चाहते हैं कि चलो हमारी बीवियां भी हमारी मदद करें और कमाएं और अच्छा सा लाइक लग्जरी लाइफ गुजारें, कोई इसमें हार्म नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर आपको औरत को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हमेशा पहले परमिशन ले लेती हूँ, मैंने पूछ लिया होता है। तो अभी जो हम आगे भी बातें डिस्कस करेंगे, जो पहले भी की वो सब साइमा से मैंने बात कर ली थी एंड शी वाज ओके टू डिस्कस दीस, दैट्स व्हाई हमने ये किया। और अगेन उसका मकसद यही था कि कोई अगर सोच रहा है तो वो इन पॉइंट्स को देख के एक दफ़ा सोच ले कि ये चीज़ें होती हैं। आपने खुला लेने का डिसीजन लिया, तो हमारे यहाँ तो डाइवोर्स और खुला को बहुत बड़ा स्टिग्मा समझा जाता है। अब क्या चेंज हो रहा है ये, और आपके अंदर ये करेज कहाँ से आई एंड हाउ डिड यू फेस ऑल ऑफ दैट? आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, ये मेरी लाइफ है। औरतों को राइट अल्लाह ने खुला का दिया है। और अगर आपको लगता है कि स्टिग्मा है, लेकिन हम ये सोच के अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गंवा सकते, क्योंकि लाइफ इज़ अ वन टाइम ऑफर। तो अगर आप खुश हैं तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अगर आप जंगल में खुश हैं तो अल्लाह ताला आपको जंगल में रहने देगा। बात ये है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप उस ज़िंदगी में खुश हैं, कोई औरत नहीं चाहती कि अपनी शादी को ख़राब करे, कोई नहीं चाहता। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश औरत करती है कि अपनी शादी को चलाए। लेकिन औरत की ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो ये सोचती है कि मेरा हस्बैंड चेंज हो जाएगा। मर्द कभी चेंज नहीं होता, किसी के लिए भी। वो जो है ही विल रिमेन सेम। तो हमारे यहाँ औरतें यही सोच के शायद इतना टाइम लगा देती हैं कि हो जाएगा ठीक, बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने भी बहुत कोशिश की, चीज़ें सेटलमेंट नहीं हो रही थी। मेरा जब बस हो गया तो फिर मैंने खुला के लिए अप्लाई कर दिया। और मेरे ख्याल से मैं किसी की बीवी या किसी की माँ से पहले एक औरत हूँ और किसी की बेटी हूँ, और मेरी अपनी ज़िंदगी है। तो मुझे क्या, मेरी ज़िंदगी में मेरा पूरा राइट है कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या बुरा कर रही हूँ, क्योंकि मैं आंसरेबल हूँ अल्लाह को, मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। तो कहने की बात यह है कि जब इंसान की बस हो जाती है तो फिर वो ऑब्वियसली फिर कोई डिसीजन लेने पे आ जाता है। मैं भी लेने पे आ गई और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। पर 4 साल आप अपने बच्चों से दूर रही। हाँ, वो कितना मुश्किल टाइम था। बहुत और हार्ड आपको क्या टाइम लगता है कि ओके, द रीज़न मैं ये बात पूछ रही हूँ उसकी, बहुत सी औरतें इस चीज़ से गुजरती हैं कि जब वो खुला ले लेती हैं या उनकी सेपरेशन हो जाती है तो बच्चे उनके पास नहीं होते, और बच्चों से दूरी एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है माँ के लिए ऑफ कोर्स यू नो कि आप ये कह रहे होते हैं कि मुझे अपने लिए भी जीना है, लेकिन आपको ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी देना पड़ रहा होता है। क्या किया जा सकता है आपके अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए? क्या एक दो चीज़ें आपको लगता है उस वक्त हो जाती तो शायद मेरा एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता, शायद मुझे इस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ता? नहीं, जो होना था वो होना था। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि जो गो विद द फ्लो। ओके। और जिसे कहते हैं ना कि जो चल रहा होता है, एक्सेप्ट द टाइमिंग, जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करके चलो, वो अल्लाह की बेहतरी होती है। वो 4 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल थे और बहुत तकलीफ़ दे थे, और लेकिन वो भी गुजर गए। मैं अपने बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ उम्रे पे गई थी। वहाँ मैंने एक बड़ी स्पेशल अर्जी डाल के आई थी अपने अल्लाह को, अपने बेटों के लिए, कि या अल्लाह मेरी अब बस हो गई है, मेरे बच्चों से मुझे मिलवा। तो बस वो अल्लाह के कुछ कारनामे थे, कुछ कुदरत का निज़ाम था कि वो वक्त था, घड़ी थी जो अल्लाह ने मेरी सुन ली। तो बस मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात हो गई और अब तक बहाल हो गया, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। बट मेरा एक्स हस्बैंड जो है वो ही इज़ अ गुड फादर, माशाल्लाह ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स। और
लेकिन ठीक है, जो भी था मैं दोहराऊंगी नहीं उस चीज़ को, लेकिन जो अभी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों से मेरा जो राब्ता है वो बहाल हो गया, एंड आई एम रियली हैप्पी। आते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, हम फन करते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, एक नॉर्मल लाइफ में मैं आ गई हूँ। इससे बड़ी और क्या बात होगी। उनको आपसे शिकवा है कुछ बच्चों को? जब छोटे थे तो बहुत सारा शिकवा था, ज़ाहिर है वो छोटे थे, लेकिन अब वो अंडरस्टैंड करते हैं। और मैंने उनको बिठा के पूछा कि जो शिकायतें हैं बेटा बताओ, जो सवाल हैं बोलो, मैं उनका जवाब दूंगी, लेकिन कोई ग्रज मत रखना। तो कुछ नहीं है, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सब अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ें बड़े हो गए। बाकी ये कि मुझे नहीं पता, हो सकता है दिल में कुछ रखा हुआ हो, लेकिन कोई बात होगी तो आई होप के डिस्कस करें मुझसे। वो मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं सोचूं कि हमने औरत के लिए ज़िंदगी को कितना मुश्किल बनाया है। बहुत मुश्किल कि है। हम उसके ऊपर बेटी, बीवी, माँ की लेबस लगा के कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी मत जियो, और अगर तुम जीने का सोचोगी तो तुम्हें शायद ये प्राइस देनी पड़ जाए, और उसके लिए फिर तुम गिल्ट भी फील करना। तो हमने बहुत बहुत मुश्किल किया हुआ है। एंड आई जस्ट होप एंड विश कि जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसको आसान कीजिए। किसी भी औरत का माँ या बेटी या बीवी होने का इतना बड़ा टेस्ट मत लीजिए। मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगी राबिया, देखिए हर चीज़ की प्राइस है, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। हम जी रहे हैं, उसकी भी प्राइस है। हम सुबह उठते हैं, बेड से उठकर काम तक जाने की भी एक प्राइस हम अदा करते हैं। मैं नहीं, हम सब। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उसकी एक अलग प्राइस है। लोगों को अगर लगता है कि सिंगल लाइफ में कोई चीज़ लाइक कोई प्राइस नहीं है, तो ये गलत है। नहीं, सही बात है। हाँ, मैंने जब खुला के बाद जो मैंने अपनी लाइफ अब तक मैंने जो गुजारी है, उसकी एक अलग प्राइस है। और आसान नहीं होगा। नहीं, कुछ भी आसान नहीं होता। और मैंने तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था दोबारा से, तो स्क्रैच से स्टार्ट करना आसान नहीं होता। और मेरे सर पे तो ना कोई बाप ना भाई, क्योंकि आई एम द ओनली डॉटर। तो वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बहुत साथ दिया, मैं निकल आई। और आई एम थैंकफुल टू माई मीडिया, मेरे लोग जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, जो मुझे जब मैंने कम बैक किया तो उन्होंने मुझे काम दिया और बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे वेलकम किया। और क्योंकि ये एक सारा टीम वर्क ही होता है राबिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जर्नी तो कोई भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ बात वो बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द या अपने घर में देख रहे हैं कि जो कोई तकलीफ़ में है या कोई अजियत में है उसको मज़ीद अजियत में मत रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो अगर आप वो जुल्म देख रहे हैं तो आप उस गुनाह में उतने ही शरीक हैं जितने वो लोग शरीक हैं। तो आपको स्टैंड लेना चाहिए उन लड़कियों के साथ जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे जैसी शायद बहुत कम होंगी जिनके पास सिर्फ अल्लाह की सपोर्ट थी और उन्होंने जाके इतना ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट होके एक इतना बड़ा स्टेप उठाया। हर औरत नहीं कर पाती। तो आप उनका साथ दें जो अपनी ज़िंदगी को खुश रखना चाहती हैं, अपने आप को खुश करना चाहती हैं, प्लीज़ उनका साथ दें। अच्छा, जब आपने खुला ले ली, एक तो वो जंग थी जो आपने लड़ी अपने से और आसपास जो भी, उसके बाद लोगों की बातें सुनना, उसके बाद जो महाज आपने फेस किए, तो जो लड़कियां इस वक्त आपको सुन रही होंगी उन्हें क्या एक दो तीन चीज़ें आप बोलना चाहिए कि देखो ये डिसीजन ले रही हो, यहाँ पे जंग ख़त्म नहीं हुई है, अपने आप को जहनी तौर पे तैयार रखो कि इस स्टेप के बाद तुम्हें ये और भी फेस करना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बताऊँ, सच बात, जैसे आपको पता है मैं सच बोल देती हूँ। मुझे बाहर के लोगों ने इतना परेशान नहीं किया जितना मेरी फैमिली मेम्बर्स ने परेशान किया, माई रिलेटिव्स। तो मैं एक छोटा सा मशवरा देना ये चाहूँगी, जो भी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, मत सुनो किसी की भी। आप एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप सही कर रही हैं, यू आर हैप्पी, बस चलते चले जाओ। लोग तो वही वाली बात है, इज़्ज़त लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा। जब आप मर जाएंगी तो आपको कहो बहुत अच्छी औरत थी, उसी वक्त आपको इज़्ज़त मिलेगी। अगर आप जी रहे हैं तब तक आप इज़्ज़त एक्सपेक्ट ना करें किसी से, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में। आपने खुला ली, आपने नहीं ली, आप क्या कर रहे हैं, यू आर आंसरेबल टू अल्लाह। लोग तो बातें करेंगे, लोगों का तो काम ही है बातें करना। तो मैंने भी बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन मैं अगर उन लोगों को लेके बैठ जाती तो आज या तो मैं कहीं बीमार पड़ी हुई होती या मर चुकी होती। लेकिन मैंने नहीं सुनी उनकी बात। मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है। तो आप बस अच्छा करती जाएं और बस ये याद रखें कि आपको जवाब आपको अल्लाह को देना है।
पाकिस्तान में लीगली खुला लेना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? नहीं, बहुत बहुत मुश्किल काम है। सबसे बड़ी बात तो ये कि एक औरत कोर्ट में जाके इतने आदमियों के सामने फेस करना तरह तरह के, और स्पेशली अगर फीमेल आपका लॉयर्स नहीं होती हैं क्या? लॉयर्स नहीं, जज होती हैं, जज। जो मेरी थी वो जज थी, लेकिन वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आती हैं। ओके, तो तो उससे पहले आप सारे मर्दों को फेस जी। कर रहे होते हैं एंड ऑफ कोर्स आप ऑकवर्ड फील करते हैं। ऑब्वियसली जब आपका अगर आप नोन पर्सनैलिटी हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं अपने राइट पे लड़ रही थी। और जो लोग अपने राइट पे लड़ते हैं, मेरे ख्याल से उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी भी नहीं चाहिए। जो लोग बोलते हैं बोलने दें, लेकिन आपको ये पता है कि आपको एट दी एंड आपको एक रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा जो आपको। देखिए आजकल ज़िंदगी में ना पीस ख़त्म हो गया है। पीस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। लोग नाम बना लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, पीस लोगों की लाइफ से ख़त्म होता जा रहा है। तो कोशिश ये करें कि ज़िंदगी में पीस का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने ये सारी कोशिशें की। और अब ये इस तरह के जो आपको पता है ये महकमे, जो पासपोर्ट ऑफिस, ये कोर्ट, ये आसान जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो जर्नी भी बहुत ख़तरनाक थी, बहुत बुरी थी। अजीब अजीब लोगों की शक्लें, नज़रें, उनसे मैं गुजरी हूँ, लेकिन ठीक है, गुजर गई। वो भी मुझे बड़ा कुछ सिखा के गया। लेसन ही नहीं है ना ये सारी ज़िंदगी में, जो आप जिन स्टेजेस पे आप हैं वो लेसन है, आपको सबक ही दे के जा रहा है वो। लेकिन किसी भी पॉइंट पे होता नहीं था नाइमा के क्यों, वाई डू हैव टू गो थ्रू दिस, यू नो, मैं क्यों फेस कर रही हूँ ये? कभी गिर जाती थी, गिर जाती थी, फिर कैसे उठती थी? देखें, जो ज़िंदगी में आप डिसीजन लेते हैं ना वो आपकी चॉइस होती है, और उसको आपको आप उसके साथ स्टैंड करें। हम हमेशा ये बोलते हैं कि या अल्लाह ये क्या किया आपने, ये क्या नहीं, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लें कि यार ये मेरा डिसीजन भी तो था, मैं खड़ी भी थी उसके साथ। और अगर जैसे कि सपोज़ अगर आप पे कोई ज़बरदस्ती मुसल्लत करके आपसे कोई शादी करा देता है, या जो भी कुछ आपके साथ हो रहा होता है वो फिर कुछ आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा होता है, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं सोचने के बजाय। तो लीगल पॉइंट की तरफ जब माने तो क्या मुश्किल ऐसी होती है औरतों को कि डेट्स के आगे बहुत बढ़ाई जाती हैं, लॉयर्स भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्या कुछ आप बताएंगे ऐसा क्या हमें फेस करना पड़ता है? ऑब्वियसली लॉयर्स, आपको पता है लॉयर्स तो पैसे के चक्करों में होते हैं, इतना लंबा प्रोसीजर होता नहीं है जितना वो लंबा कर देते हैं। तो ज़ाहिर है उनको पैसे चाहिए होते हैं कि जी पैसे खिलाएं, तो बस वो पैसे भी पानी की तरह जा रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ वढ़ के उसके ऊपर जाएं ताकि आप इस चीज़ से बच सकें, या इससे कुछ नहीं बचत होगी? नहीं, इससे कुछ नहीं। जब तक अब देखें माशाल्लाह से पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब आपके कोई जान पहचान वाला ना हो ना, आप रुल जाते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल हो। कोई जान पहचान वाला नहीं था? नहीं, मेरे जान पहचान वाले थे। मेरे जान पहचान वालों के ही थ्रू में गई थी। फिर भी रगड़ा लगा? फिर भी मेरा रगड़ा बहुत ठीक ठाक लगा, क्योंकि देखें जान पहचान वालों ने तो मुझे आगे कर दिया ना कि भाई आप जाने और ये जाने। वो फिर जब मैं फंसती थी तो उनको कॉल करती थी कि यार अब संभाल लो ज़रा, अब तो ये तो आप से बाहर हो रही हैं चीज़ें। लेकिन बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी, मिन्नतें तरले के भाई कर दो, कुछ नहीं रहा इसमें, अब तो ख़त्म कर दो मामला। तो फिर वो एक फाइनल जब टाइम बहुत ज़्यादा खींचते हैं? बहुत खींचते हैं जी। उसकी वजह क्या है, क्यों खींचते हैं? बस औरत को तकलीफ देनी है? तकलीफ के बात तकलीफ की भी होती है, लेकिन ये कि एक हमारा लॉ है जिसमें वो चाहते हैं कि रिकंसाइल कर लें। तो वो रिकंसिलिएशन के लिए आपका जो कोर्ट है वो हमेशा से कोशिश करता है कि दोनों पार्टीज़ में सुलह हो जाए, और ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि घर ख़राब हो जाए। तो वो 3 महीने का एक प्रोसीजर होता है कि 3 महीने में कोई एक पार्टी भी अपीयर हो जाती है या नहीं होती है, उस हिसाब से फिर वो लेके चलते हैं। और फिर लेकिन 3 महीने से ज़्यादा ही लग गए थे मुझे, 6 महीने लग गए थे। लेकिन ये कि फिर हो गया मामला ख़त्म। मेरी जो फाइनल डे जो था वो फिर हमारी एक लेडी जज थी, उनके सामने वो भी ये चाह रही थी कि लास्ट डे जब फाइनल डे था उस पर भी वो चाह रही थी कि अगर आप चाहें तो एक और हम आपको मौका दे सकते हैं रिकंसाइल करने का। तो कोशिश तो यही होती है। तो आई विश कि ये सारी चीज़ें ना हुई होती, मैं ये ना चीज़ें देखती, क्योंकि शादी इंसान इसलिए नहीं करता कि बाद में ये सारी हर्डल्स आएँ और इतना टर्मोइल में से आप गुजरें। तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और आई एम श्योर अल्लाह ने उसमें कोई बेहतरी लिखी होगी जो बाद में जाके कभी नज़र आए। हाँ। या कुछ जर्नी अल्लाह ने आजमाइश लिखी है तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हाँ। बट जो लोग आसपास हैं, दोस्त हैं, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, कज़न्स हैं, जैसे आपने कहा इंडस्ट्री ने आपकी बड़ी हेल्प की, उन्होंने आपको उस वक्त
रिस्पेक्टफुली आपको मौका दिया कि आप दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो सकें जी। सब कुछ। तो इस तरह जो आसपास वाले होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एक लड़की जो खुला लेने का सोचे, या एक यंग मदर जो जल्दी प्रेग्नेंट होगी है, या एक सिंगल मदर, क्या 3-4 चीज़ें या 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है या ये हो जाती तो यह जर्नी आसान हो जाता है? देखिए, मेरे आसपास जो लोग हैं उन्होंने तो ये कोशिश की कि अगर इसकी शादी ख़त्म हुई है तो फिर इसकी शादी करा दो, जो मेरी फैमिली थी। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं कोई मतलब कोई मैं रोबोट तो हूँ नहीं कि जी स्विच ऑफ किया स्विच ऑन किया, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस आपका जो रिलेशनशिप है जब तक आप उसमें से हील नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। उसमें होता ये कि जब तक आप वो रिबाउंड हो जाता, जब तक आप हील नहीं हो रहे हैं तो बेचारे उस आदमी की भी एक ज़िंदगी अजाब हो जाती जिसकी ज़िंदगी में मैं जा रही थी। तो आपकी फैमिली, जो आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो बहुत सपोर्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन आजकल कोई चाहता नहीं है। आजकल हर कोई मशवरे जो है ना, दुनिया में सबसे आसान काम है देना। यार एक ये कर लो, तो वो मशवरा दे दिया आपने, मतलब अकेली औरत तो कुछ नहीं कर सकती ना, आप कुछ सपोर्ट करें उसका, तो वो नहीं होता, ये सिर्फ बातें हैं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, आप खुद इंडिपेंडेंट होके और लोगों को बताएं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने यही किया। तो वो जो मुफ्त के मशवरे थे वो मेरे किसी काम के नहीं थे। बट घर वालों को कह सकते हैं कि अभी पहले तो शादी कराने का मत सोचो, थोड़ा टाइम दो बच्चों को, लड़कियों को मेरी स्पेशली। वालदा तो खैर अभी भी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो अब Mother उनकी है भी वो, एज हो गई है, तो वो यही सोचती हैं कि अगर कल को मैं ना रही तो तुम्हें कौन देखेगा, तो तुम अपने बारे में सोचो। तो मैं अम्मी से ये कहती हूँ कि अम्मी मैंने बस ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मेरे बारे में भी कुछ सोचा होगा, उनके पास भी अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर। और अभी भी तो आप अपना ख्याल खुद रख रही हैं। खुद रख रही हूँ। तो मतलब या तो ये कि मैं खुद एक मर्द हूँ, या तो कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा मर्द है जो मुझे संभाले। तो वो क्या करेगा आके मुझे खिलाएगा, जो मैं अभी खुद अपने आप को खिला रही हूँ, अपने आप को देख रही हूँ। तो वो ऐसा मुझे क्या ऐसा दे रहा है जो मैं खुद डील नहीं दे रहा है जिसके ऊपर मैं राज़ी हो जाऊँ। तो आई एम बेटर ऑफ विदाउट हिम। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा मुझे कोई नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। आई एम हैप्पी विथ माई किड्स। मेरे बच्चे और 3 बॉयज़ हैं मेरे पास, उनके साथ मेरी बेस्ट कंपेनियनशिप मेरे ख्याल से इससे अच्छी और क्या होगी। इतनी सिंसियर कंपेनियनशिप कहाँ मिलती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के रोल्स करती हैं आप जी, लेकिन मुझे लगता है शायद आप कम्प्लीटली खुश नहीं हो जिस तरह के रोल्स आपको मिलते हैं। हाँ। तो हाउ डू यू डील विद दिस फ्रस्ट्रेशन? मुझे एक चीज़ का गिला है अपने मीडिया से कि हमारी एज के जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे नहीं जाते। अब तो चेंज आ गया, ये लगता है आपको अभी भी चेंज नहीं आया? अभी भी नहीं आया है। मतलब हमारे लिए सिर्फ भाभियाँ, माँ का कैरेक्टर रह गया, जबकि अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो जितने सीरीज़ बन रहे हैं आजकल, जितनी मूवीज़ बन रही हैं वो जितने मैच्योर आर्टिस्टों को लेके बन रही हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग वो एक भाभी या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे फंस चुके हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट हैं जिसको लेके आप बना सकते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। और आई एम श्योर लोग कहते हैं लोग देखना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं राबिया। लोग डन हो गए हैं वही एक टिपिकल स्टोरीज़ के साथ। अब देखिए, अब हमने दुनियापुर मार्केट में लेकर आए हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट्स अ मास्टरपीस, डूइंग वेल। जबकि वायलेंस है, लेकिन दुनियापुर इज़ अ मास्टरपीस। मतलब आप देखें उसकी पिक्चराइजेशन, उसका स्क्रीन, हर चीज़ बड़ा डिफरेंट है। तो क्यों नहीं, आप जब कंटेंट चेंज करेंगे लोग देखेंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि हाँ बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होती है मुझे, लेकिन आई एम द ब्रेड विनर, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो मुझे जब यही करना है तो मैं कहती हूँ ठीक है फिर कर लेते हैं। या तो फिर बोल सकते हैं आप? कितना बोल सकते हैं, या तो मैं अपनी प्रोडक्शन करूं जो कि कभी नहीं कर सकती मैं, मेरे अंदर वो टेम्परामेंट ही नहीं है। तो जो कैरेक्टर्स आते हैं, easy to do that. It's very difficult. Yeah. तो मैं कहती हूँ कि ठीक है जो आ रहा है वो करें। औरतों को हमारी इंडस्ट्री में हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, आपने देखा है आसपास ऐसा कुछ? सुनने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं सच बात करूँगी, मेरे साथ कभी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। या तो शायद मेरा टेम्परामेंट ऐसा है, या शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि शायद सामने वाला घबरा जाता है। तो मुझसे कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैं कभी किसी के पास गई हूँ नीडी बन के कि यार प्लीज़ मुझे काम दे दे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरे पास आता है, मैं कर लेती हूँ। और लेकिन किससे सुने हुए हैं आप? हाँ, चीज़ें सुनने में आती हैं। मतलब इट्स एवरीवेयर राबिया, इट्स नॉट इन पाकिस्तान ओनली, इट्स एवरीवेयर। और मुझे नहीं पता अब लोग मीडिया को इतना क्यों टारगेट करते हैं। आप हॉस्पिटल्स चले जाएं, बैंक्स चले जाएं, सही है बात, आप सही कह रही हैं। आप कॉलेजेस चले जाएं, इट्स एवरीवेयर।
तो प्लीज़ मीडिया को टारगेट करना बंद कर दें, क्योंकि मैं जब कहीं बैठती हूँ तो लोग बड़ा एक वियर्ड सा लोग मुझे करा रहे होते हैं, ओह शी इज़ फ्रॉम मीडिया। तो मीडिया में जो हम करते हैं वो सब सामने आ जाता है। वहाँ बहुत डिवोर्सेस होती हैं, एक्सक्यूज़ मी, जितनी आम लाइफ में डिवोर्सेस हो रही हैं, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जो फैमिली लाइफ जो चल रही हैं लोगों की, क्या क्या चल रहा है हमें पता है। तो अगर वो हाईलाइट नहीं होता तो इसमें मीडिया वालों का कसूर नहीं है। तो प्लीज़ मीडिया वालों को आप हाईलाइट मत करें। प्रॉब्लम ये है कि हम छींक भी मारते हैं तो लोगों को पता लग जाता है, अरे यार बेचारी बीमार है। तो ये हर जगह है, सिर्फ मीडिया में नहीं। आप बैंक्स चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में चले जाएं, हर जगह है। आप ग्रोसरी लेने चले जाएं, आप अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिलते हैं। बट सिर्फ टारगेट मीडिया को करना, आई डोंट थिंक ये कमिंग टू दुनियापुर, या कैसे आया आपके पास एंड हाउ टफ वाज इट टू शूट इन दैट एरिया? ऑनेस्टली स्पीकिंग राबिया, दुनियापुर मुझे ग्रीन वाले 4 महीने से मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, और मैं उन दिनों ना मैं ब्रेक लेना चाह रही थी। क्योंकि मैं आई थिंक उससे पहले मैंने कोई एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया था, तो मैंने कहा अब मैं ज़रा थोड़ा टाइम लूँगी। तो वो मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ बन रही है। मैंने कहा यार नहीं, इसमें इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, फिर घर में अम्मी भी अकेली, ये वो करते करते 3 महीने तो गुजर गए। चौथे महीने उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई कर लें, अच्छा प्रोजेक्ट है, ये है वो है। मैंने कहा चलें ठीक है, ओके कर लेती हूँ। कर तो लिया मैंने, लेकिन उस वक्त जब हम काम कर रहे थे तब भी हमें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये कि दुनियापुर, मैं कहती हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट है राबिया, जिसमें मैं कहती हूँ कि हमने अपनी रोज़ी हलाल की है। जैसे हम अभी शो स्टार्ट करने से पहले कह रही थी मैं कि हमने विंटर में स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने सारा वेलवेट पहना था। फिर समर आ गया, तो वो जितना हम इंटीरियर्स में जाके जो गर्मी थी, और मैंने वो वेलवेट के कपड़े जब मैंने समर्स में पहने, यू वोंट बिलीव राबिया, मुझे पूरी बॉडी में मेरे रैशेस हो गए थे। इतनी गर्मी थी, लेकिन हम वैसे ही परफॉर्म कर रहे थे। और जिस तरह हमने उन हवेलियों में काम किया है, और बहुत मुश्किल शूट थी ये। और उसके बाद हमारी जहाँ हवेली थी, हवेली से होटल तक का रास्ता 1.5 घंटे का था। सुबह उठते थे हम, ब्रेकफास्ट करके हम 1.5 घंटे हवेली तक जाने में लगते थे, फिर वहाँ से अपनी रात में कमर तोड़ के फिर 1.5 घंटा हमें होटल वापस आने में लगता था। आप लोगों में तो हिम्मत नहीं होती? हिम्मत, हम तो टेढ़े ही हो गए थे उसमें। तो हम कहते थे हम तो मर जाएंगे इस स्पेल में। लेकिन खून पसीना, खून पसीने का प्रोजेक्ट है ये, खून पसीने का प्रोजेक्ट, लेकिन वो पे ऑफ कर रहा है। And the visuals are very nice. हाँ जी बिल्कुल। और वो हवेलियाँ जो है वो उसका ग्रैंडनेस और उसके वो बड़ा वो सब नजर आ रहा है। और सारे कैरेक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, क्योंकि ये वो वाला कैरेक्टर नहीं था कि बैठना करना, पूरा आउटडोर है, क्योंकि इतना वायलेंस है, एक्शन है। तो वो अभी तो आगे अनएक्सपेक्टेड है, आप सोच भी नहीं सकते। ये खामोश ही रहेंगी ये खातून जो है, या ये नौरोज आदम को कुछ सिखाने वाली हैं? बस बड़ा कुछ और है। दादी को भी, सास को भी। अब बस आप लोग देखें, क्योंकि मैं वो चार्म ख़त्म नहीं करना चाहती किसी का भी, क्योंकि हमें इजाज़त भी नहीं है इस चीज़ की। ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत कुछ है अभी देखने के लिए, और जो एंडिंग है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी। ओके, तो ये इसको अपनी सास के लिए फील होता है कुछ? नफरत करती है वो, कॉन्स्टेंटली बोलती रहती है वो ये बट वो जानती है कि सास को क्या किया था। मेरा जो कैरेक्टर है वो अपनी सास से नफरत करता है। इतनी हेटरेड फीलिंग है उस औरत के साथ, क्योंकि वो बेसिकली शी इज़ अ नेगेटिव। और वो एक उनके जो ग्रजेस हैं, वो उनको रिश्तों की कोई वो नहीं है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं। मेरा अब तो खैर मेरा जो पहली एपिसोड में जो मेरा बड़ा बेटा दिखा दिया मरा हुआ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ट्राइबल एरियाज़ में ऐसा होता है। और प्रॉब्लम ये कि एक वाहिद मेरा कैरेक्टर है जो पॉजिटिव है, जो नहीं चाहती है कि लड़ाइयाँ हों। और हर कोई चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ बदला लें, लड़ाई करें, उसको मार दें, तबाह कर दें। मैं चाहती हूँ कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो फिर वो अना और शामिर की शादी को सपोर्ट करेगी? आपका कैरेक्टर जैसे पूछ रही हूँ, प्रिटेंड में अगर हो तो फिर तो, अगर वो चाहती है अमन हो जाए। देखिए तो देखा जाए तो वैसे भी बेटे की पसंद है, तो बेटे की पसंद है तो शायद कर भी ले। How is working with Numan Ijaz? नुमान एजाज के साथ I had a wonderful experience, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप पहले भी किया हुआ होगा काम? नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये आपका पहला एक्सपीरियंस था? जी, क्योंकि तो बहुत बार थी या? मुझे शुरू से वो बहुत अच्छे लगते हैं, और
इत्तेफाक की बात है जब डेट्स का होता था क्लैश कर आई नो, जाती आई थी। थॉट शायद मैंने मिस किया, मैंने कहा नहीं काम किया होगा, अच्छा पहली एक बार बंदिश मैंने किया था, Yeah. लाहौर में हो रहा था, शाहिद ज़हूर साहब डायरेक्टर हैं बंदिश सीरियल के, तो उसमें नुमान एजाज को ही वो लोग ले रहे थे, लेकिन नुमान एजाज के पास डेट नहीं थी, तो उस वक्त भी हम नहीं काम कर सके, तो वो डेट्स का ही प्रॉब्लम था। Yeah. लेकिन यहाँ मेरा हो गई मैं match फर्स्ट करके। टाइम हमारा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती भी हो गई, और थोड़ी थोड़ी डांटें भी खाई, उनसे बहुत अच्छा, कुछ सीखने को डांट भी किस पे मिला। पड़ती थी? बस वो आपको पता है वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि कहीं मैं गलत करती थी तो वो मुझे कहते थे कि तुम अगर ऐसे कर लो तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, बिकॉज वो चाहते हैं कि सबका अच्छा हो जाए ना। हाँ, तो मुझे उनका कहा हुआ बहुत अच्छा लगता था, और मैं वो करती थी तो वो वाकई बहुत इम्प्रोवाइज लगता था, मैंने कर लिया है, तो मैं उनका बहुत थैंकफुल करती थी कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया। तो वो फिर वो एक फॉर्मल दोस्ती से फिर हमारी बड़ी अच्छी गपशप हो गई, और हम बहुत अच्छी मजाक और ये करना, क्योंकि फिर सेट टाइम पे तो वो बहुत बातें भी करते रहते हैं, तंग भी बहुत करते हैं, उनके जोक्स भी चलते रहते हैं बहुत, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। एंड हाउ वाज वर्किंग विद खुशहाल एंड द रेस्ट ऑफ द खुशहाल तो ही इज़ अ डार्लिंग, बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके। हमारा पहला ही एक्सपीरियंस था, रमशा, ज़ेब जी जो मेरी सास हैं, सबके साथ बहुत मज़ा आया, और आज भी जब हम व्हाट्सएप पे या कॉल से बात कर रहे होते हैं तो हम यही सोच रहे होते हैं यार बहुत अच्छा टाइम था वो एक फैमिली की तरह सुबह ब्रेकफास्ट पे जमा होना, गपशप लगाना, फिर वो ऑन सेट जाके वो दुश्मनी और वो नेगेटिविटी लेकर आना। आप लोग के तो कॉस्ट्यूम्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है ना, स्पेशल कॉस्ट्यूम्स, एक खास तरीके से दुपट्टे पहनाए हैं, राबिया, वो दुपट्टा एक तरह का बेडशीट था, इतना बड़ा। वो हमारा मेकअप आर्टिस्ट जो है वो उसको तो 10 मिनट तो सिर्फ मेरा दुपट्टा सेट करने में लगता था। वो ओवरऑल बहुत मुश्किल गेटअप था। कौन सा सीन आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था? मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल सीन जब मेरे बेटे की डेथ होती है। बहुत बैकलैश हुआ वो सीन मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा अपना जो था वो ये था कि ज़ाहिर है बच्ची की लाश आई है तो उसमें तो माँ को फट जाना चाहिए, तो मगर मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे अलाउ नहीं किया, क्योंकि शायद उनको ज़्यादा पता था, क्योंकि ये जो दुनियापुर एक वैसे ही एक्चुअल जगह है दुनियापुर, तो वहाँ पे इस तरह से आप लाउड नहीं हो सकते जब आपके घर के मर्द सामने खड़े हों। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा, मैं कहने लगे नहीं ये वो नॉर्मल ड्रामा नहीं है आपका, आप नहीं कर सकती हैं। आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं आपने वो देखा नहीं देखा, जो मेरी बहू होती है, जो बड़ी बहू, आपने देखा वो लाउड नहीं हुई, वो थोड़ा रोई और वो फेंट हो गई, क्योंकि वो परमिशन ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल आप एक साइलेंट हो जाएंगी, आपका मतलब हमें वो शोर शराबा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल सीन था, क्योंकि वो जिस तरह से लाए किया जवान बच्चे की मौत, लेकिन वो मैं डिलीवर नहीं कर पाई। नहीं, आई थिंक वो जैसा वो चाह रहे थे वैसा तो आपने किया। मैं तो नहीं जा सकती थी अगेंस्ट उनके, तो मैंने कहा उन्होंने ज़्यादा बेहतर कंसीव किया हुआ है, तो मुझे वैसे ही चलना है जैसे वो कहेंगे। कोई किस्सा हुआ सेट्स पे जो आप सुना सकती हैं, कोई इंसिडेंट वहाँ के लोगों के साथ आते जाते? कोई इंसिडेंट ये था, इंसिडेंट क्या, बस वो एक हम लोग जब गए हैं वहाँ पे तो इतनी गर्मी थी राबिया, और मक्खियाँ मुझे लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान की मक्खियाँ उस सेट पे, मतलब इतनी मक्खियाँ कि हम सांस भी नहीं ले सकते थे कि कहीं अंदर ना चली जाए। वो उस वक्त वो टाइम था, आई थिंक वो फसल बन रही थी, और वो जब फसल पकती है तो वो मच्छर और मक्खियाँ करोड़ों की तादाद में था। सीन से पहले स्प्रे होते थे, और वो स्प्रे की वजह से सब लोगों के नाक बंद, गले ख़राब, लेकिन कोई ऑप्शन हमारे पास कुछ चॉइस नहीं थी, तो वो स्प्रेज होते थे। बहुत मुश्किल शूट थी, मैं आपको बता रही हूँ ना, हर तरह से मुश्किलात थी। मच्छर और मक्खियों की तो बारिश थी। फिर वो जाके सुनाए मतलब 10 दिन के बाद, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब वो फसल कटी है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो गए। ओह गॉड। फिर जब वो ख़त्म हुआ तो फिर सर्दियाँ शुरू हो गई। वो फिर इतनी सर्दियाँ थी कि हम ठठराते थे, मतलब आप लोग तो एक के बाद एक चीज़ हमें फेस करनी पड़ती थी। फिर वहाँ पे वो इस तरह की लाइट्स, बड़ी बड़ी लाइट्स लगती थी, तो वो ज़ाहिर है वो एक इंटीरियर जगह, तो वो इतने बड़े बड़े कीड़े आके लगना लाइटों पे, तो वो तो मैं सीन करते करते एकदम यूँ, और वो मतलब मुझे तो मेरा फोकस कीड़े होते थे कि कहीं मुझ पे ना आ जाए, तो हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते थे। तो मैंने कहा ना, वो
शुरू से आखिर तक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रही, तो वो बड़ी मेहनत हमने इसमें और बड़े पेशेंटली हमने ये काम ख़त्म किया। हम लोग को आई थिंक रियलाइज नहीं होता, लेकिन देयर इज सो मच एफर्ट, देयर इज सो मच वर्क दैट गोज ऑन इन द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स, जो हमें तो सामने एक सीन आ जाता है 1 सेकंड का, 2 मिनट का, लेकिन उसके पीछे कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं। राबिया, और अगर मेरा और आपका सीन हो रहा है और अगर आप भूल गई हैं या आपने अपना बाल आपने ब्रश करने या मेकअप सेट करना, उसके लिए भी मुझे चुप करके देखना पड़ेगा। मुझे पेशेंटली वो टाइम कि भाई हाँ ठीक है वो आपका है, तो ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। तो पेशेंस के साथ आप यार ये क्या यार सीन, कभी आप भूल जाते हैं, रीटेक्स हो रही हैं, रीटेक्स पे रीटेक्स हो रही हैं, तो कभी हम डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें लेके चलनी है। फिर आपको पता है एक कमरे में 15 लड़के तो होते ही होते हैं जो कि सिर्फ लाइट पकड़ के आपको देख रहे होते हैं, तो क्या करेंगे बेचारे, तो उससे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मगर आप कुछ कह नहीं सकते उन्हें, क्योंकि वो हमारा एक वो स्टाफ होता है कि उनके साथ कभी हम बदतमीजी नहीं कर सकते। हम तो फिर भी बैठ जाते हैं, वो तो बैठते भी नहीं हैं, लेकिन उन लड़कों का कोई कसूर नहीं होता। ज़ाहिर वो अब लाइट पकड़े हैं, तारे पकड़े हैं या बूम पकड़े हैं, तो वो आप ही को देख रहे होंगे, तो वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। भाई बहुत आप लोगों की हिम्मत होती है ये सब चीज़ें करना, इन लोगों के सामने इस तरह के इमोशंस करना और रोना, और बहुत बहुत हिम्मत का काम है। आप कुछ और साइन कर रही हैं, कुछ और पढ़ रही हैं स्क्रिप्ट इस वक्त, या कुछ शूट करना स्टार्ट कर रही हैं? जी मैं अभी तो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह जियो पे आप लोग नेक्स्ट ईयर फरवरी में देखेंगे, और 2-3 चीज़ें और पाइपलाइन में चल रही हैं, देखें। बस अब तो यही काम करना है, तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ अच्छा काम करूँ, कि सबको अच्छा एंटरटेन कर सकूँ, और मेहनत से काम करूँ। कैरेक्टर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स बनाना आर्टिस्टों का काम होता है, जो कि हम उस पर बनाते हैं, उनके वार्डरोब, उनके लुक्स के ऊपर काम करते हैं। तो बस मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम सारे कैरेक्टर्स अच्छे से निभा सकें, और जो हमारे व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, उनको हमारा काम पसंद आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज टाइम निकाल के आने का। थैंक यू सो मच, मुझे खुद बहुत मज़ा आया, और मैं तो ये सोचूं कि क्यों इतना लेट आई मैं। कोई बात नहीं, व्हेन इट वाज मेंट टू हैपन इट इज़ हैपनिंग, यू नो, जब वो लिखा हुआ था। लेकिन आपका शुक्रिया इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने का, और हमारी ऑडियंसेस को प्लेजर। आई होप कि उनको आज कुछ बहुत सीखने को और कोई एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने को मिली होगी। एंड आपके लिए बहुत सी दुआएं फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच राबिया, और ऑल द बेस्ट। सेम टू यू, विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। Thank you. आप अपना ख्याल रखिए। आप भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।